हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए महकता आंचल नॉवल, जिसका नाम है चलो माना मोहब्बत है। इसकी राइटर है जरनैन आरजू। ये एक लव स्टोरी नॉवल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये नॉवल का एपिसोड 1 है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। उफ हाय। तूबा रेडियो स्टेशन की राहदारी से मुड़ते हुए किसी चट्टान जैसे शख्स से बुरी तरह टकरा गई। हाथ से फाइल और किताबें छूटकर नीचे गिर गईं। उसके चेहरे, सर और पाँव पर बड़ी जोर की चोट लगी थी। टकराने वाले ने उसका बाजू पकड़कर उसे गिरने से बचाना चाहा, मगर वो पाँव की तकलीफ से ज़मीन पर बैठती चली गई। आई एम सॉरी मिस, फराज यज़दानी ने उसके सामने पाँव के बल बैठकर फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा। देखकर नहीं चल सकते थे? इतनी चोट लगा दी मुझे, वो रोते हुए बोली। देखिए मोहतरमा, अगर आप F-16 की रफ्तार से टर्न ना लेती तो ये हादसा हरगिज़ नहीं होता। मैं कौन सा हाथों में हथियार लिए फिर रहा हूँ कि आप पर वार करता फिरूँ? ये जो पहाड़ जैसी बॉडी बना रखी है, टॉम क्रूज बनकर घूम रहे हैं, ये क्या कम है किसी हादसे के लिए? वो अपने चेहरे को हिलाते हुए उसके बॉडी बिल्डर जैसे मजबूत जिस्म को देखकर बोली तो वो मुस्कुराकर बोला, ऐसा तो ना कहें, मैंने बड़ी मेहनत से बॉडी बनाई है दूसरों को टक्कर मारने के लिए। तूबा ने चिढ़कर कहा तो वो एकदम हंस पड़ा। अरे आपके पाँव से तो खून निकल रहा है। अचानक फराज की नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो वो फिक्रमंद होकर बोला। वो अपना बायां पाँव सहला रही थी, जिसका नाखून उसकी बूट से लहूलुहान हो गया था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो क्या सोना निकलेगा? वो भीगती आवाज़ में बोली और जख्म पर टिश्यू रखने लगी। ये रुमाल ले लें। फराज ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पाँव की तरफ बढ़ाया तो उसने फ़ौरन रोक दिया। लाएं, मैं पट्टी कर देता हूँ। फराज ने उसके पाँव को पकड़ने की कोशिश की। अब ज़्यादा पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तूबा ने अपना पाँव पीछे करते हुए दो मानी वाला जुमला कहा तो वह फिर हंस पड़ा। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब तक मेरा ज़ख्म और दर्द ठीक नहीं हो जाता मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, वो अपना चेहरा साफ करते हुए बोली। तब तक तो मैं परेशान रहूँगा। तो रहें, मैं तकलीफ़ में रहूँगी तो आप भी परेशान रहेंगे। अरे आपकी रंगत तो पीली पड़ रही है। फराज ने उसकी रंगत देखकर घबरा कर पूछा। और कौन सा सुर्ख पड़ेगी? मेरा इतना कीमती खून बर्बाद कर दिया। सुबह नाश्ता किए बगैर पेपर देने चली गई थी और यहाँ भी पेट चलाने के लिए सिर्फ एक कप चाय पर टरखा दिया। वो बच्चों की सी मासूमियत से बोली तो फराज के अंदर हलचल मचा रही थी। आपका बीपी लो हो रहा है, उठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। अच्छा, अपना नाम तो बताना पसंद करो। जी नहीं, आपकी मर्ज़ी। वैसे मैं फराज हूँ, फराज यज़दानी। वो मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन करा रहा था। आप फराज हों या नस्बे, मुझे इससे क्या, वो चिढ़कर बोली। उसे फिर हंसी आ गई। ये लीजिए मिस अपनी बुक्स। उसने उसकी फ़ाइल और किताबें समेटकर उसकी तरफ बढ़ाईं। बड़ी मेहरबानी, वो ज़िद्दी और रूठे हुए बच्चे के से अंदाज में बोली। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? आइए मैं आपको छोड़ दूँ। मेरे मोहल्ले वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक गैर मर्द के साथ आने पर कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, फराज ने नरमी से कहा तो वो पाँव के अंगूठे पर टिश्यू रखते हुए बोली। जी हाँ, और मेरे पापा मुझे ड्रॉप कर देंगे अपनी नज़रों से, एक गैर बंदे से लिफ्ट लेने के जुर्म में। आपके बाबा को आप पर एतबार नहीं है क्या? आजकल किसी को किसी पर एतबार नहीं है। लोग अपनों से ज़्यादा दूसरों की गवाही की बात पर यकीन रखते हैं, चाहे वो सफ़ेद झूठ बोल रहा हो। और मैं ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, वो संजीदगी से बोली। तो आप ही बताएं, मैं क्या करूं? फराज उसे इस तरह छोड़कर जाने पर तैयार नहीं था। जाने क्यों, वो मासूम सी लड़की उसके दिल को छू रही थी। आप यहाँ से उठें और अपने रास्ते पर जाएं, वो संभल कर बोली। अब और किसी रास्ते पर जाकर क्या करूँगा? मंजिल तो मुझे इस रास्ते पर मिल गई है। फराज के मुंह से एकदम से ये जुमला निकला तो तूबा ने हैरत से चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था उस पर। ड्रामे में काम करने का शौक़ है तो ड्रामा प्रोड्यूसर से जाकर बात करें, मुझे डायलॉग मत सुनाएं। आप बात को संभालना और बदलना खूब जानती हैं। वो उसकी हाजिर जवाबी से पहले ही इम्प्रेस था, अब इजहार भी कर दिया था। शुक्रिया, उसने रुख फेर लिया। दर्द के मारे उठा ही नहीं जा रहा था। अब चलिए ना, मैं कोई रिक्शा या टैक्सी कर दूं आपके लिए? आप फिक्र मत करें, दर्द कम हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, वो खड़े होकर बोली। एक तो आप लड़कियां होती बहुत नाजुक हैं, फराज ने खड़े होकर उसे चिढ़ाने के लिए कहा। पहले तो ये कि ऐसा है नहीं, जितनी मुसीबतें तकलीफ़ें लड़कियों को झेलनी पड़ती हैं, अगर आप मर्दों को झेलनी पड़ जाएं तो पहले ही राउंड में आपका पत्ता साफ़ हो जाएगा। दूसरे ये कि अगर
ऐसा समझते हैं तो नाजुक चीज़ों को बरतने का सलीका भी सीखें। नाजुक चीज़ों को ठोकरें और टक्करें नहीं मारी जाती, उन्हें बहुत मोहब्बत से संभाल कर रखा जाता है। तूबा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, इंशाअल्लाह आइंदा मैं ऐसा ही करूँगा। फराज ने मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए खास अंदाज में कहा, और मुझे अफसोस है इस हादसे पर। खुदा ना करे कि मैं आपको मुड़ते हुए देखूं। फराज की ज़बान से ये जुमला भी फिसल गया था। तूबा ने तेजी से धड़कते दिल को संभालते हुए हैरत से उसे देखा और फिर अपनी दोस्त और कुलीग फ़ाइज़ा को आता देखकर उसे वहीं से आवाज़ दी और कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा दिए। फ़ाइज़ा रुको यार, क्या हुआ है, ऐसा क्यों चल रही हो? फ़ाइज़ा उसके पास आते हुए पूछ रही थी और फराज शर्मिंदगी से खड़ा ये मंजर देख रहा था। पाँव पर चोट लग गई है, तुम मुझे घर ड्रॉप करती जाना प्लीज़। चलो, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी चाय और पकोड़े खाऊंगी। फ़ाइज़ा ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चाय भी खाऊंगी। तूबा ने उसका जुमला पकड़ा तो वो ज़ोर से हंस पड़ी। तूबा उसकी नज़रों से ओझल हो गई और फराज के दिल में हलचल मच गई। उसे लगा कि वो जाते हुए उसके सीने से दिल भी निकाल कर ले गई, जिसमें भीनी भीनी महक भी उठ रही थी। वो एक खुशी महसूस करके मुस्कुरा उठा। उसी को सोचते हुए वो अपना काम भूलकर वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। अशरफ मजीद और हमीदा बानो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। अशरफ साहब एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आरिफ मजीद और उससे 4 साल छोटी तूबा अशरफ थी। आरिफ का दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसने ज्वेलरी का काम सीखा और बाहर जाने की ज़िद करने लगा। उसे दौलतमंद बनने का बहुत शौक़ था। उसकी ज़िद के आगे हमीदा बानो और अशरफ साहब ने हार मान ली। हमीदा बेगम ने अपने ज़ेवर और तूबा की शादी के लिए बनाए गए ज़ेवरात आरिफ के हवाले कर दिए। साथ ही अशरफ साहब ने अपना मकान तूबा के नाम कर दिया और आरिफ को भी बता दिया कि वो अपने हिस्से की जायदाद माँ बहन के जेवर की सूरत में वसूल कर चुका है, लिहाजा अब उसका इस मकान पर कोई हक नहीं होगा। ये मकान सिर्फ तूबा का है। आरिफ भी मान गया। उसने यकीन दिलाया था कि वो दुबई से इतनी दौलत भेजेगा कि तूबा की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। सबको ख्वाब दिखाता वो अपनी आंखों में दौलतमंद बनने के ख्वाब सजाए आखिर वो दुबई चला गया। शुरू में उसके खत भी आते रहे और पैसे भी भेजता रहा। फिर मामू तुफैल ने अपनी छोटी बेटी से उसकी शादी कर दी और उसे बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में काम दिलाया। और फिर वो सोने के ज़ेवरात बनाने में, अपनी बीवी के नाज नखरे उठाने में इतना मगन हुआ कि माँ बाप और बहन को भूल गया। हामिदा बेगम उसे याद करके रोया करती थी। ना खत और ना ही मनी ऑर्डर। तूबा पढ़ रही थी। वो भी भाई के इस बदले रूप से बहुत उदास रहती थी। हामिदा बानो को अचानक नमूनिया हो गया और वो बेटे को देखे बगैर ही दुनिया से चली गई। तूबा पर गमों का पहाड़ टूट गया। कमर तो अशरफ मजीद की भी टूट गई थी, मगर बेटी का ख्याल करके वो संभल जाते थे। मगर फिर भी बीवी की जुदाई का गम इतना बड़ा कि वो अंजाइना की तकलीफ का शिकार हो गए। आरिफ माँ की मौत का सुनकर हफ्ते भर के बाद आया। तूबा के लिए सोने का सेट और 20,000 रुपये लाया, जिसे तूबा ने लेने से इनकार कर दिया। बाबा ने भी समझाया, रख लो बेटी, भाई की तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लो, शायद पता नहीं तुम्हारी शादी में भी आ सके या नहीं। जब माँ के जनाजे को कंधा देने ही नहीं आया तो बहन की डोली उठाने क्या आएगा। तूबा ने तोहफा कबूल कर लिया। आरिफ जल्द ही बीवी और बच्चों का बहाना करके चला गया। तूबा ने BA B.Ed के बाद उर्दू अदब में मास्टर्स करने का फ़ैसला किया और अब इम्तिहान देकर फारिग हुई थी। उसकी आवाज़ बड़ी मीठी और दिलकश थी। उसमें एतमाद की कमी नहीं थी। अशरफ साहब ने उसे हर मुकाबले के लिए तैयार कर रखा था। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वह बेहतरीन स्पीकर के कई इनाम जीत चुकी थी और वहीं से रेडियो पर कंपेयरिंग करने की पेशकश हुई तो उसने बाबा की इजाज़त से कबूल कर ली। वो रेडियो पर बच्चों और नौजवानों के प्रोग्राम करने के अलावा ड्रामे भी लिखा करती थी। 2 साल से ये सिलसिला जारी था। वो बहुत कामयाब थी। आजकल वो अपना ही लिखा हुआ प्रोग्राम, बात तो सच है, हर हफ्ते दिन के 11 बजे से 12 बजे तक किया करती थी। ये प्रोग्राम बड़ा मकबूल हो रहा था। ये प्रोग्राम तूबा का ही था, इसीलिए वो पूरे ध्यान के साथ नाम और काम पर लगी हुई थी। आज भी वो यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करके ही जा रही थी कि फराज यज़दानी से टक्कर हो गई। फराज यज़दानी जुनैरा और इम्तियाज़ यज़दानी का इकलौता और होनहार बेटा था।
इम्तियाज़ साहब 2 फैक्ट्रियों, एक राइस मिल्स, एक फार्म हाउस और एक पोल्ट्री फार्म के मालिक थे। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपना बिजनेस चला रहे थे। उनके ताल्लुकात काफ़ी फैले हुए थे। वो अपनी हैसियत और चोटी के लोगों से ही दोस्ती रखते थे। फराज आर्किटेक्ट था और अपने काम में बहुत कामयाब भी था, इसीलिए माँ बाप ने बिजनेस संभालने पर मजबूर नहीं किया था। हाँ, वो बिजनेस के गुण ज़रूर सीख रहा था, आखिर उसे ही तो सब कुछ संभालना था। फराज अपने जहाजी साइड के बेडरूम में लेटा हुआ था। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी, आंखों में एक मासूम सी सूरत आ बैठी थी। जब से वो उससे मिलकर आया था उसे ही सोचे जा रहा था। तूबा अशरफ, जिसका नाम भी उसने नहीं मालूम किया था, उसे अपना नाम देने का सोच रहा था। उसकी खूबसूरती से बढ़कर उसकी मासूमियत, जहानत और हाजिर दिमागी और एतमाद ने उसे इम्प्रेस किया था। फराज, आज तो मान लो कि तुम्हारी ज़िंदगी ने खुशबू से खेलने का इरादा कर लिया है। बाहर आंखों पर फूल बांधने को तैयार है और तुम्हें इससे ये कहना है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फराज के दिल ने उससे कहा तो वह पूरी सच्चाई से इस हकीकत को मान लेते हुए मुस्कुरा दिया। वो हर रोज़ रेडियो स्टेशन के चक्कर लगाता, तूबा की तलाश में, मगर नाकाम लौट जाता। दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। आज हफ्ता था, इसी रोज़ वो उसे मिली थी। वो उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसकी निगाहें चमक उठी। वो उसके सामने नहीं थी। स्टूडियो की खिड़की से वो उसे देख रहा था। वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करके अपनी चीज़ें समेट रही थी। ग्रीन शलवार कमीज़ और काले दुपट्टे में बालों की चोटी बनाए, आँखों में काजल सजाए, वो सादे से हुलिये में भी कमाल की दिलकश दिखाई दे रही थी। अपना शोल्डर बैग सानों पर लटकाए, वो फाइल हाथ में पकड़कर सीने से लगाए, वो स्टूडियो से बाहर निकली। फराज दिल की धड़कनों को संभालता उसकी तरफ लपका। जैसे ही वो राहदारी का मोड़ काटने लगी, वो उसके सामने आ गया। लम्हे भर को तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ? जी मोहतरमा, मैं फराज यज़दानी हफ्ते भर से आपको ढूंढ रहा हूँ। फराज ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। क्यों, क्या फिर से टक्कर मारने का इरादा है? वो आगे बढ़ती हुई बोली। जी नहीं, जीवन आपके साथ बिताने का इरादा है। फराज ने उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए जवाब दिया। उसने चौंक कर उसे देखा। मेरे साथ ही क्यों? जीवन उसी के साथ बिताना चाहिए जिसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ जाए। दिल का रिश्ता? तूबा ने नीचे उतरने के लिए सीढ़ी पर कदम रखते हुए उसकी तरफ देखा। यू मीन प्यार मोहब्बत? यस ऑफ कोर्स। आपके पेरेंट्स और आप क्या काम करते हैं? उसने सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछा। पेरेंट्स बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्रियाँ, मिल और पोल्ट्री फार्म हैं, और मैं आर्किटेक्ट हूँ। दूसरों के घरों के नक्शे बनाता हूँ और अब अपने घर का नक्शा बनाना चाहता हूँ, अपना घर बनाना चाहता हूँ। ज़रूर बनाइए अपना घर, लेकिन मैं इस सिलसिले में आपका साथ नहीं दे सकती। मगर क्यों? फराज ने बेचैन होकर पूछा। क्योंकि आप बहुत अमीर हैं। तुम कहो तो फ़कीर हो जाऊं, वो बेतकल्लुफ़ी से बोला था। नहीं फराज साहब, राह चलते चलते मिल जाने वालों से दिल के रिश्ते नहीं जोड़ा करते, वो संजीदगी से बोली। कोई सबब भी तो हो, फराज ने बेचैनी से सवाल किया। आपके और मेरे स्टेटस में वही फ़र्क है जो नस्बे और फराज में है। तूबा ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया कि अचानक उसका पाँव सीढ़ी पर गलत जगह पड़ गया तो वो गिरने लगी, मगर फराज ने सेकंड भी नहीं लगाया उसे पकड़ने में। तूबा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने भी उसकी कमीज़ का कफ मुट्ठी में भींच लिया। यकीन कीजिए तूबा, मैं आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर गिरने नहीं दूंगा। फराज ने उसकी फ़ाइल पर उसका नाम लिखा देखकर उसके चेहरे को देखते हुए यकीन से कहा। थैंक्स मिस्टर फराज, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ। बाय द वे, आपको मेरा नाम किसने बताया? आपकी इस फ़ाइल ने। यही नाम है ना आपका? तूबा। वो उसकी फ़ाइल पर उंगली रख कर बोला। जी हाँ, तूबा अशरफ नाम है मेरा। तो जन्नत का ये पेड़ मेरा नसीब बन सकता है क्या? बड़ा अजीब सा सवाल था। क्या आपके पेरेंट्स मुझे कबूल कर लेंगे? वो सीढ़ियों से नीचे आकर रुक गई। आखिर क्यों नहीं, आप उनके इकलौते बेटे की पसंद और प्यार हैं, फराज ने यकीन से कहा। उनकी अपनी भी तो कोई पसंद हो सकती है, और उनका प्यार आपको अपने इस फैसले से पीछे हटने पर भी तो मजबूर कर सकता है। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। तो ठीक है, जब आप उनसे अपना ये फ़ैसला, ये हक़ मनवा लेंगे तो मुझे अपना लीजिएगा। रियली? हाँ, और मुझे यकीन है कि वो नहीं मानेंगे। तूबा ने शोल्डर बैग से अपनी चादर निकालते हुए कहा। वो ज़रूर मानेंगे, क्योंकि उन्हें मेरी खुशी अजीज़ है।
انہیں آپ کی خوشی سے زیادہ سوسائٹی میں اپنی عزت زیادہ عزیز ہوگی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنے ہی جیسے دولت مند خاندان سے لڑکی بیاہ کر لانا چاہیں گے۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیمند کوئی نہیں لگنے دیتا۔ دیکھ لیجیے گا، طوبیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ طوبیٰ، مجھے تم سے محبت ہے، اور محبت میں ذات برادری امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ فراز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو صرف وہی لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں جو محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے بڑوں کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میرے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں، وہ ماڈرن ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے میری مرضی کا پروفیشن جوائن کرنے دیا۔ وہ مجھے میری زندگی کا ساتھی پسند کرنے کی اجازت بھی دے چکے ہیں۔ وہ تمہیں بھی قبول کر لیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ فرحات بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ چلیں دیکھ لیں گے، وہ ہنس دی۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ میں آج ہی ممی ڈیڈی سے بات کروں گا۔ تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھ دو۔ اوکے، یہ لیجیے۔ طوبیٰ نے فائل میں لگے سادے کاغذ پر اپنے گھر کا ایڈریس لکھ کر اسے تھما دیا۔ تھینکس، اور ہاں، میں تمہارا حال تو پوچھنا ہی بھول گیا، تمہارا پاؤں ٹھیک ہو گیا؟ فراز نے کاغذ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، جی ہاں، اب مجھے اجازت دیجیے۔